हाँ, तो भई जिन लोगों ने मुझे फ़ेक फ़ॉलो किया है, अब तक एक भी फ़ॉलोवर नहीं बढ़ रहे थे और जैसे ही टारगेट दिया वैसे ही फ़ॉलोवर बढ़ गए। मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों की वजह से चैनल मोनेटाइज़ेशन में प्रॉब्लम हुई तो ये चैनल यहीं रुक जाएगा। कहानी कहाँ है रहेगी, वो वहीं रहेगी, वो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहली बात, ये फ़ेक फ़ॉलो देना बंद करो। दूसरी बात, अगर आपको जेन्युइन सपोर्ट कर सकते हैं तो वो ये है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, उसे अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़ाइए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो और कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आप डार्क रोमांस, सस्पेंस थ्रिलर रोमांस या फिर बीस्ट जैसी एक और कहानी सुनना चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोल्ड हार्टेड ऑब्सेसिव डीमन कहानी का नाम है। विश और अभय देव की कहानी है, आप एक बार उसे ज़रूर पढ़िए कि एक पहले से शादीशुदा इंसान कैसे एक 20-21 साल की लड़की को अपने पास रख सकता है और क्या है उसकी मजबूरी। ये सारी चीज़ें आपको कहानी में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरुणिमा को अपने गर्दन पर आस्तिक के हाथों की पकड़ महसूस हुई। आस्तिक ने अरुणिमा की गर्दन को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में गुस्से में देखकर कहने लगा, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। तुमने घर से भागने की हिम्मत कैसे की? अगर तुमने हिम्मत कर ही ली है तो मुझे तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना पड़ेगा। फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि अगली बार खुला आसमान देखने के लिए भी तुम 100 बार सोचोगी। लेकिन अरुणिमा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह तो शून्य भाव से आस्तिक को देख रही थी। उसके पूरे चेहरे पर आंसुओं की धार बनी हुई थी और आंखें सूजी हुई थी, लेकिन अब उन आंखों में कोई भावनाएं नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी इंसान के मर जाने के बाद होता है। मर ही तो गई थी अरुणिमा, शरीर जिंदा था पर आत्मा तो शायद उसकी मर चुकी थी। आप क्या फर्क पड़ता है अगर वह सच में भी मर जाती है तो? आज पहली बार आस्तिक अरुणिमा को हैरानी से देख रहा था। आज से पहले जितनी बार भी आस्तिक ने अरुणिमा से इस लहजे में बात की थी, अरुणिमा डर से कांप जाती थी, पर आज उसके चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा था और न ही कोई दहशत नजर आ रही थी। अगर कुछ दिख रहा था तो सिर्फ एक निराशा। अरुणिमा का ये सूना चेहरा आस्तिक को आज परेशान कर रहा था। वह हैरानी से अरुणिमा को देख रहा था, लेकिन अरुणिमा जैसे अपनी नजरों से तो आस्तिक को देख रही थी, पर शायद उसके दिमाग में आस्तिक की छवि नहीं उभर पा रही थी। आस्तिक हैरान हो गया, अरुणिमा उसे देखकर चिल्ला क्यों नहीं रही है? ये डर से खुद को छोड़ देने की मिन्नत क्यों नहीं मान रही है? न ही वह कुछ रिएक्ट कर रही है और न ही रो रही है। जैसे ही उनकी गाड़ी महल के अंदर आती है, आस्तिक गाड़ी से बाहर निकलता है और अरुणिमा को खींचता हुआ महल के अंदर ले जाता है, पर यह दूसरा झटका था जो आस्तिक को आज लगा था कि अरुणिमा किसी खिंचाव से आस्तिक के साथ नहीं जा रही थी, बल्कि वह तो बिना किसी पतंग के डोर की तरह आस्तिक के पीछे पीछे चली जा रही थी। आस्तिक अरुणिमा को ले जाने के लिए जरा भी जोर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि अरुणिमा खुद आस्तिक के साथ साथ चल रही थी। अरुणिमा का ये रवैया आस्तिक को और ज्यादा परेशान कर रहा था। जैसे ही वह लोग हाल के पास पहुंचते हैं, वैसे ही अमृता ताई की नज़र अरुणिमा पर पड़ती है और वह हैरानी से उन्हें देखने लगती है। वह जल्दी से आगे आती है और आस्तिक को रोकते हुए कहती है, आस्तिक ये क्या कर रहे हो तुम? जाने दो अरुणिमा को। पर आस्तिक ने अमृता ताई को देखते हुए गुस्से में कहा, मैंने आपसे कहा ना, यह मेरा और मेरी पत्नी के बीच का मामला है। उसके बाद वह अरुणिमा को खींचता हुआ सीढ़ियों से ऊपर लेकर चला जाता है। इस बात से तो अमृता ताई भी हैरान हुई थी। अरुणिमा भी अब आस्तिक के साथ चली जा रही थी। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि इसकी क्या वजह हो सकती है। अरुणिमा बिना किसी विरोध के आस्तिक के पीछे पीछे चल रही थी। अमृता ताई ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपने मन में सोचने लगी, जिस बात का डर था वही हुआ है। कमरे में पहुंचने के बाद आस्तिक ने अरुणिमा को जोर से जमीन पर पटक दिया, लेकिन ये जोर शायद आस्तिक के लिए आज हल्का पड़ गया था, क्योंकि अरुणिमा किसी गेंद की तरह जमीन पर बीछ गई। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को देखने लगा, लेकिन अरुणिमा के चेहरे पर इस वक्त भी कोई भाव नहीं थे, जैसे कि वह जमीन पर लेटी हुई कोई लाश है। अरुणिमा की हरकत से ज्यादा तो उसका ये रवैया आस्तिक का गुस्सा बढ़ा रहा था। आस्तिक अपनी बेल्ट को खोलते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, आज तुम्हारे पैरों को ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर चलना भूल जाओगी। घर से निकलना तो दूर की बात है। अचानक से अरुणिमा फर्श पर बैठते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और आस्तिक उसकी हंसी सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जब भी अरुणिमा की बेल्ट से पिटाई हुई है, अरुणिमा सिर्फ डर और खौफ के साए में रही है, पर आज वह हंस रही थी। किसके ऊपर? आस्तिक के ऊपर। आस्तिक हैरान नजरों से अरुणिमा को देखे जा रहा था और अरुणिमा जोर जोर से किसी पागल की तरह हंसे जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे,
पूरा चेहरा आंसुओं से भीगने की वजह से काला पड़ गया था और आंखें सूजी हुई थी। आस्तिक हैरान नजरों से सिर्फ अरुणिमा को देखे जा रहा था। क्या अरुणिमा को इस बात का सदमा पहुंचा है कि आस्तिक उसे बहुत बुरी तरह से सजा देने वाला है, या फिर सच में अरुणिमा पागल हो गई है? अरुणिमा हंसते हुए आस्तिक को देखती है और अचानक से उसकी हंसी रुक जाती है। वह अपने सादे चेहरे के साथ आस्तिक को देखते हुए कहती है, फिक्र मत कीजिए राजा साहब, आज के बाद मैं कभी भगाने का ख्याल जहन में नहीं लाऊंगी। आज के बाद मैं यहाँ से कभी नहीं भागूंगी और भाग कर जाऊंगी भी कहाँ। मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है जहाँ पर मैं आपसे बचकर रह सकूं। ले देकर एक माँ का घर था, आज मेरी माँ ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया है। औरत सारी जिंदगी अपने घर में रहती है, पर सच्चाई तो यह है कि उसका अपना कोई घर ही नहीं होता है, और मेरा तो सच में ही अपना कोई घर नहीं है, ना ही कोई ठिकाना है। अब मैं सारी जिंदगी के लिए आपकी गुलाम हूँ। वो क्या कहते हैं आप? हाँ, आपके हाथों की कठपुतली। मैं स्वीकार करती हूँ राजा साहब कि मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ। उसकी बात सुनकर आस्तिक हक्का बक्का रह जाता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अरुणिमा इस तरह बात करेगी। अचानक से आस्तिक को अपने सीने पर एक दर्द का एहसास होता है, और अगले ही पल आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि अरुणिमा ने कुछ ऐसा किया था जिसकी कल्पना आस्तिक ने कभी की ही नहीं थी। अरुणिमा अपनी जगह पर खड़ी होती है और शून्य भाव से एक केंद्र बिंदु को देखते हुए धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। आस्तिक की आंखें और बड़ी होती जा रही थी और देखते ही देखते अरुणिमा आस्तिक के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं था कि आस्तिक ने पहले कभी अरुणिमा को बिना कपड़ों के नहीं देखा था, लेकिन आज जिस तरीके से उसने खुद अपने कपड़े उतारे थे, यह आस्तिक के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हर बार आस्तिक ने ही अरुणिमा के कपड़े फाड़कर उसके शरीर से अलग किए थे। मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, मैं आपको खुश नहीं रख पाती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको खुश रख सकूँ। आइए राजा साहब, अपनी हसरत पूरी कीजिए, और अगर फिर भी मैं आपको खुश रखने में नाकामयाब साबित रही, तो आप मुझे जो चाहे वह सजा दे सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहूँगी और न ही चिल्लाऊंगी। अब तो मुझे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन राजा साहब, अगर हर बार कोशिश करने के बाद भी मैं अच्छी पत्नी साबित नहीं हो पाए और आपको खुशी नहीं दे पाई, तो आप मेरी जान ले सकते हैं। सच में मैं उफ तक नहीं करूँगी। अचानक से आस्तिक के हाथों से वह बैल छूटकर नीचे जमीन में गिर जाता है, जो उसने अरुणिमा को मारने के लिए निकाली थी। अरुणिमा के एक एक शब्द आस्तिक के सीने पर खंजर का काम कर रहे थे। वह बस आंखें फाड़े हैरान नजरों से अरुणिमा को देखे जा रहा था, और अरुणिमा के हर शब्दों ने आस्तिक के मुंह पर ताला लगा रखा था। आस्तिक बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए चुपचाप कमरे से चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाते ही अरुणिमा जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मानेसर, पृथ्वी और जानवी जिन लोगों के साथ इस वक्त थे, वह लोग इस वक्त अपनी कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करने गए थे। पृथ्वी और जानवी उनके साथ गए हुए थे। पृथ्वी की नज़र रह रहकर जानवी के ऊपर जा रही थी, क्योंकि जानवी ने आज साड़ी पहनी थी। ये साड़ी उसे दादी जी ने दी थी। मंदिर जाने के लिए सारी औरतें साड़ी ही पहन रही थी और सारे आदमी कुर्ता पजामा। पृथ्वी के पास कुर्ता पजामा नहीं था, वह भी उसके लिए अरेंज करवाया गया था। मंदिर में पहुंचकर सारी जोड़ियां एक एक करके कुलदेवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रही थी। सबसे पहले दादाजी और दादी जी, जिनकी शादी की 75वीं सालगिरह थी, उनके नाम पर एक छोटी सी पूजा करवाई गई, और उसके बाद वह दोनों कुलदेवी के मंदिर गए, दर्शन करने गए। उसके बाद उनके बहू बेटा और बाकी सारे रिश्तेदार एक एक करके कुलदेवी के मंदिर जाने लगे, पर सबसे आखिर में जानवी और पृथ्वी बचे हुए थे। दादी जी की बहू जानवी के पास आती है और कहती है, जानवी, अब बस तुम और पृथ्वी ही रह गए हो दर्शन करने के लिए, जाओ तुम दोनों भी जाकर दर्शन कर लो। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर तुम लोगों को जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। तुम लोगों के लिए गाड़ी पहले से ही तैयार खड़ी है। जानवी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। पृथ्वी और जानवी अपनी जगह से खड़े होते हैं और मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर मंदिर परिसर के कुछ लोग आते हैं और पृथ्वी और जानवी को रोकते हुए कहते हैं, रुक जाए, आप लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी और जानवी दोनों हैरानी से उन लोगों को देखते रह जाते हैं। तभी वहां पर दादाजी और दादी जी आते हैं और उनका परिवार भी आता है। दादाजी कहते हैं, क्या बात है महंत जी, आप बच्चों को दर्शन के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अरे ये हमारे मेहमान हैं और सिर्फ हमारे कहने पर ही कुलदेवी के दर्शन के लिए आए हैं।
मंदिर के महंत ने कहा, देखिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आपका पूरा परिवार हर साल यहाँ पर कुलदेवी के दर्शन के लिए आता है। लेकिन ये बात तो आप लोग भी जानते हैं ना कि इस मंदिर में केवल विवाहित जोड़े ही जा सकते हैं। तभी दादी जी कहती है, अरे तो ये दोनों भी तो पति पत्नी है और यह नियम तो हम भी जानते हैं। आपको क्या लगा हम यूं ही किसी को भी कुलदेवी के दर्शन के लिए भेज देंगे? ये दोनों पति पत्नी हैं, इसीलिए तो एक साथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर के महंत ने जानवी और पृथ्वी को देखते हुए कहा, ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन लगता तो है नहीं। लड़की ने ना तो अपने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है और ना ही गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है। हाथों में चूड़ियां तक नहीं है, सुहाग की एक निशानी नहीं है और आप कह रही है ये पति पत्नी है। महंत की बात पर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जानवी और पृथ्वी भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जानवी ने भले ही झूठ कह दिया था, पर उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कोई यह बात भी नोटिस कर सकता है। अब जाकर सारा परिवार जानवी को देखने लगता है। दादी जानवी को देखते हुए कहती है, यह क्या है जानवी? मैंने देखा है जब से तुम हमारे साथ हो, तुमने कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया है। माना कि जमाना बदल गया है, आजकल के बच्चे ही सिंदूर और मंगलसूत्र को ओल्ड फैशन कहते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि यह सब चीज़ कभी ओल्ड फैशन नहीं होती है, बल्कि यह सब चीज़ तो एक सुहागन औरत का श्रृंगार होती है, और इसे लगाना हमेशा से यह साबित करता है कि वह अपने पति से कितना प्यार करती है। जानवी घबराई हुई नज़रों से पृथ्वी को देखती है तो पृथ्वी भी हैरान नज़रों से जानवी को देखता है। उनका एक झूठ आज उन्हीं पर भारी पड़ गया था। जानवी घबराते हुए दादी को देखते हुए कहती है, दादी, वह मैं लगाना भूल गई थी। कोई बात नहीं, अगर हमें दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है तो हम यही बाहर से ही हाथ जोड़ लेंगे। तभी दादी की बहू अपना पर्स खोलते हुए कहती है, यहीं से क्यों हाथ जोड़ोगी? अरे बहुत नसीब वालों को मिलते हैं कुलदेवी के दर्शन, और कुलदेवी सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को ही दर्शन देती है ताकि उनकी जोड़ी सलामत रहे। मैं अपने साथ सिंदूर लेकर आई हूँ। पृथ्वी, चलो जल्दी से जानवी की मांग में सिंदूर भर दो। पृथ्वी और जानवी दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। पृथ्वी सक पकाते हुए कहता है, आंटी मैं कैसे? मतलब अभी ऐसे? पृथ्वी से तो बोला भी नहीं जा रहा था और जानवी उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका एक छोटा सा झूठ उसे यहाँ तक ले आएगा। जानवी जल्दी से कहती है, आंटी मैं खुद कर लेती हूँ ना, आप इन्हें क्यों कह रही हैं? मैं खुद ही अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हूँ। लेकिन तभी महंत ने कहा, नहीं बेटा, अगर आप लोग कुलदेवी के मंदिर में हैं और इस मंदिर में अगर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है तो ऐसे में उन दोनों का रिश्ता और मजबूत होता है और कुलदेवी का आशीर्वाद उन दोनों के ऊपर रहता है। तुम्हारा सुहाग दीर्घायु होगा। अपने पति को ही अपनी मांग में सिंदूर लगाने दो। पृथ्वी और जानवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह इस हालात से कैसे निकले। इतने सारे लोग उनके आसपास थे और सबका प्रेशर उन दोनों के ऊपर बना हुआ था। पंडित के एक पुजारी कुलदेवी के मंदिर के पास जाते हैं और द्वार खोल देते हैं। जानवी और पृथ्वी जब अपने सामने कुलदेवी की मूर्ति को देखते हैं तो वह दोनों जैसे कि हिप्नोटाइज हो गए थे। माता की वह अलौकिक मूर्ति ने जैसे उन दोनों को ही अपने वश में कर लिया था। आखिर माता के चेहरे पर ऐसा अद्भुत तेज जो था, पृथ्वी को पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ सिंदूर की तरफ बढ़ गए और जानवी को पता ही नहीं चला कि कब वह सिंदूर उसके मान को सजा गया। आस्तिक इस वक्त अपनी माँ के कमरे में था। वह पियानो पर वही खतरनाक धुन बज रहा था, लेकिन इस बार उस धुन के खतरनाक होने से ज्यादा आस्तिक के चेहरे पर जो बदलते भाव थे वह ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उसकी उंगलियां पियानो की पर चल रही थी और बंद आंखों के सामने सिर्फ अरुणिमा का वो मुरझाया और आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा दिख रहा था। आस्तिक को पता ही नहीं चल रहा था कि वह ये सब क्यों महसूस कर रहा है, क्यों उसे अरुणिमा के लिए बुरा लग रहा है। जैसे जैसे अरुणिमा की बातें उसके ख्याल में आ रही थी वैसे वैसे उसकी उंगलियां और तेजी से पियानो के बटन को दबाए जा रही थी, लेकिन इस बार वह इतनी तेज बहाव में बह गया कि पियानो की बटन एक आवाज के साथ टूट गई और आस्तिक की सारी उंगलियां खून से सन गई। आस्तिक ने जोर जोर से सांस लेते हुए अपने हताश मन को संभाला, लेकिन वह संभल नहीं रहा था। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और जोर से चिल्लाने लगा, अरुणिमा। कुछ देर अपनी माँ के कमरे में बिताने के बाद आस्तिक वापस अपने कमरे में लौट आया था। जब वह वापस कमरे में आया तो देखा अरुणिमा फर्श पर बिना कपड़ों के ही लेटी हुई है, लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल सिकुड़कर एक छोटे से गेंद की तरह लेटी हुई है। उसे ऐसा देखकर आस्तिक का मन कचोटने लगा था। वह देख पा रहा था अरुणिमा के पूरे शरीर पर जख्मों के निशान हैं।
आस्तिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि अरुणिमा के घाव उसे बेचैन क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत धीरे कदमों से अरुणिमा के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अरुणिमा शायद इस समय नींद की दूसरी दुनिया में थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब आस्तिक ने उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर रख दिया। उसने अरुणिमा को ब्लैंकेट से ढक दिया, पर वो उसका वह निराशा से भरा छोटा सा सदा चेहरा निहार रहा था। उसके गालों पर आंसुओं की धार एक लकीर की तरह खींच रही थी और उसके होंठ सूखे हुए थे। आस्तिक अपने मन में उठ रही भावनाओं को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे उसने हल्के से अरुणिमा के होठों को छू लिया, लेकिन शायद ये हल्की सी छुअन भी अरुणिमा के लिए एक दर्द ही था। उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। आस्तिक बस अरुणिमा के उस चेहरे को निहारता है, लेकिन अब वह इस कमरे में और खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरुणिमा को जितना वह देखता उतना ही उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता, इसीलिए वह कमरे की लाइट बंद करके अपनी माँ के कमरे में चला गया। जानवी और पृथ्वी दिल्ली के लिए निकल चुके थे, लेकिन इस वक्त उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। दादाजी और दादी जी के परिवार ने उनके लिए एक प्राइवेट टैक्सी बुक की थी और साथ ही उन्हें ढेर सारे तोहफे भी दिए थे। वह दोनों कुलदेवी के मंदिर से सीधे दिल्ली के लिए निकल गए थे। ड्राइवर आगे टैक्सी चला रहा था और पीछे वाली सीट पर जानवी और पृथ्वी खिड़की की तरफ मुंह किए हुए बैठे थे। ड्राइवर बैक मिरर से जानवी और पृथ्वी को देखकर कहता है, लगता है आप दोनों की नई नई शादी हुई है। ड्राइवर की बात पर जानवी और पृथ्वी दोनों चौंक जाते हैं और हैरानी से ड्राइवर को देखने लगते हैं। पृथ्वी गुस्से में कहता है, काम करो अपना, सड़क पर ध्यान दो, बातों पर नहीं। पृथ्वी की डांट सुनकर ड्राइवर चुपचाप से सड़क पर देखने लगता है। जानवी एक नज़र पृथ्वी को देखती है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। पृथ्वी खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में खुद को खोजते हुए कहता है, डॉट डॉट, क्या जरूरत थी इसकी मांग में सिंदूर लगाने की? वैसे भी यह उन लोगों की जिद के कारण हुआ था, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी और शायद जानवी का भी ऐसा कोई इरादा नहीं रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये बस एक हादसा था। मैं जानवी को उस अस्पताल में छोड़ दूंगा जहां उसकी माँ एडमिट है और उसके बाद मेरा और जानवी का कभी आमना सामना नहीं होगा और यह शादी। शीट यार, क्या बोल रहा हूँ मैं? यह शादी कैसे हो सकती है? सिर्फ एक सिंदूर लगा देने से कोई शादी तो नहीं हो जाती ना। फालतू का मेलोड्रामा। पृथ्वी की नज़र जानवी पर जाती है जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल रहे थे, शायद वह किसी गहरे विचार में थी। तभी उनकी गाड़ी एक अस्पताल के सामने आकर रुकती है। जानवी हैरान हो जाती है क्योंकि यह वह अस्पताल तो नहीं है जहां उसे जाना था। वह हैरानी से पृथ्वी को देखने लगती है तो पृथ्वी अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहता है, बाहर निकालो। जानवी गाड़ी से बाहर आती है। वह दोनों अपना सामान उतारते हैं और टैक्सी वहां से चली जाती है। जानवी कहती है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये तो वह वाला हॉस्पिटल नहीं है। पृथ्वी ने कहा, तुम्हारी माँ को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। उनका यहाँ पर बहुत अच्छे से इलाज चल रहा है। तुम्हारी माँ इस समय 7th फ्लोर के विप रूम में है। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशान हो या फिर तुम्हारी माँ के इलाज में कोई भी लापरवाही बरत रही होगी, तो तुम डॉक्टर नरेश से इस बारे में बात कर लेना। जानवी धीरे से हाँ में सर हिलाती है और अपना बैग उठाकर कहती है, थैंक्स मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, पर अफसोस बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। लेकिन अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पृथ्वी एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी माँ का ख्याल रखो। ये कहकर पृथ्वी जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी वह एक कदम रुक जाता है और पलटकर जानवी को देखकर कहता है, क्या ये सिंदूर तुम्हारे लिए मायने रखता है? जानवी एकदम से चौंक जाती है पृथ्वी के इस सवाल से और फिर वो पृथ्वी को देखते हुए इस पर यह सवाल दोहरा देती है, क्या तुम्हारे लिए मायने रखता है? पृथ्वी जल्दी से ना में सर हिलता है और कहता है, नहीं, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी में किया गया काम था। इतने सारे लोग थे और फिर कुलदेवी की मूर्ति, जिसे देखकर पता नहीं कैसे मैं हिप्नोटाइज हो गया था और फिर यह हो गया, इसलिए मेरे लिए ये सब कोई कुछ मायने नहीं रखता है। जानवी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह हमें सर हिलाते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मेरे लिए भी यह मायने नहीं रखता है। पृथ्वी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, शुक्र है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जानवी धीरे से हाँ में सर हिलाती है और पृथ्वी वहां से एग्जिट की तरफ चला जाता है। जानवी पृथ्वी को तब तक जाता हुआ देखती है जब तक कि पृथ्वी उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। न जाने क्या चल रहा था जानवी के मन में, पर उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। पृथ्वी का एक एक बढ़ता कदम उसके मन में 100 तरह के सवाल पैदा कर रहा था।
अनजाने में ही उसका हाथ अपनी मांग पर चला गया। मांग में लगे सिंदूर का एहसास पाते ही जाह्नवी का पूरा शरीर अचानक से कांप जाता है। वह जल्दी अस्पताल के अंदर भागती है और एक अस्पताल स्टाफ से पूछकर जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। उस हादसे को हुए 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन उस हादसे के बाद भी अरुणिमा के दिनचर्या में कुछ खास बदलाव नहीं आया। उसे अभी भी फर्श पर ही सोना पड़ता है और वह सारे काम करने पड़ते हैं जो वह पहले किया करती थी। हाँ, लेकिन क्योंकि अमृता ताई इस वक्त यहाँ पर थी तो अरुणिमा को खाने के लिए अच्छा ही खाना मिलता था। वह भी वही सब खाया करती थी जो बाकी सब खाते थे। पर इन सब के अलावा एक और बात थी, आस्तिक अरुणिमा से दूर ही रहता था। उसने अरुणिमा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और न ही उसके साथ मारपिटाई की। अरुणिमा को इस बात के लिए बहुत तसल्ली थी कि आस्तिक उससे दूर है और वह दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अपनी माँ का व्यवहार उसके दिल में घाव का काम कर रहा था। वह अपनी माँ के इस रवैया से बहुत ज़्यादा आहत हुई थी। आस्तिक के घाव से भी ज़्यादा दर्द उसे अब इस बात से हो रहा था कि उसकी माँ ने उसे ठुकरा दिया है। जैसा कि अरुणिमा की माँ ने उसे एडजस्ट करने के लिए कहा, वैसे ही वह एडजस्ट कर रही है और हर रात यही दुआ करती है कि आस्तिक आज तो उसे नहीं मारेगा। आस्तिक चुपचाप कमरे में आता है, अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला जाता है और कपड़े बदलकर 1 घंटे के लिए कमरे से गायब हो जाता है। वह अपनी माँ के कमरे में रहता है और अपनी माँ की तस्वीर से बात करता है। वह वापस कमरे में आता है और चुपचाप बेड पर जाकर सो जाता है। इस बीच न वह अरुणिमा को देखता है और न ही उससे बात करता है। यहाँ तक कि उसे कुछ चाहिए भी होता है तो वह खुद ही लेता, अरुणिमा को नहीं कहता है। आज रात का भी कुछ यही सीन था। अरुणिमा फर्श पर लेटी हुई थी और आस्तिक बेड पर सो रहा था, लेकिन अरुणिमा को नींद नहीं आ रही थी। उसका जीवन इतना कष्टदायक था, उसे सुकून की नींद कहाँ से आती। अरुणिमा फर्श पर लेटे लेटे बस अपने जीवन के बारे में सोच रही थी, पता नहीं मेरी जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। मैं भविष्य में क्या करूंगी मुझे नहीं पता। क्या मुझे मेरी पढ़ाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए? क्या मुझे इस बारे में राजा साहब से बात करनी चाहिए? लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे हैं। पर मुझे याद है पिछली बार जब मैंने उनसे अपनी पढ़ाई के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे कितना मारा था और यह कहा था कि मैं वहां पर लड़कों को रिझाने जा रही हूं, और अगर उन्होंने ऐसा फिर से किया तो। खुद की ही बातों पर हंसते हुए कहती है, कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात है और कौन सा पहली बार करेंगे। अब तो मुझे आदत हो गई है उनके मार की, उनके अपमान की, लेकिन मुझे कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में आस्तिक की आवाज आती है। वह चौंक कर फर्श पर बैठ जाती है और आस्तिक को देखने लगती है, जो नींद में घबराई हुई आवाज में कह रहा था, माँ रो मत, अरे रुको, मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ मैं यहाँ हूँ, रो मत, माँ मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अरुणिमा हैरान हो जाती है। लगभग 1 हफ्ते से वह हर रात आस्तिक को इसी हालत में देख रही थी। वह नींद में बड़बड़ाता रहता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कमरे में AC चलता है लेकिन फिर भी आस्तिक के चेहरे पर पसीने आता है। अरुणिमा रोज रात आस्तिक को इसी हालत में देखी जा रही थी, लेकिन आज तो ये कुछ ज्यादा ही था। आज शायद आस्तिक कोई बुरा सपना देख रहा था। उसकी घबराहट और परेशानी देखकर अरुणिमा अपनी जगह से खड़ी होती है और धीरे से आस्तिक को देखकर अपने मन में कहती है, क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए? तभी अरुणिमा के मन में दूसरा विचार आता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके पास जाऊंगी और कहीं उन्होंने मुझे ही गलत समझकर मारना शुरू कर दिया तो। लेकिन अरुणिमा का दिल उसे कहता है, उनका मारना तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? उन्होंने तो तुम्हें पहले भी मारा है, लेकिन फिर भी तो तुम उनके लिए काम करती आए हो ना, और आज तो उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वह एक मॉन्स्टर हो सकते हैं पर तुम नहीं हो। अरुणिमा ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा, वह सच में एक मॉन्स्टर है पर मैं तो नहीं हूँ। मेरे अंदर मेरी माँ के दिए हुए अच्छे संस्कार हैं, जो ये सिखाते हैं कि हर किसी की मदद करनी चाहिए, भले सामने वाले से कितनी ही नफरत क्यों ना करते हो। अरुणिमा आस्तिक के पास चली जाती है और वह उसके बेड पर उसके सिरहाने बैठ जाती है। वह धीरे से आस्तिक का हाथ अपने हाथों में लेती है और उसे सहलाने लगती है, और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाने लगती है। आस्तिक के चेहरे पर घबराहट अभी भी थी। अरुणिमा ने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, शांत हो जाइए। धीरे धीरे आस्तिक शांत होने लगा। उसके चेहरे से घबराहट चली गई और उसका चेहरा सामान्य हो गया।
उसके हाथ पैर भी कांपने बंद हो गए थे और वह आराम से सुकून की नींद में था। अरुणिमा ने धीरे से आस्तिक के बालों से अपना हाथ हटाने लगी क्योंकि अब उसे फर्श पर जाकर सोना था। आस्तिक के हाथों से अपना हाथ हटाने के बाद अरुणिमा खड़ी होती है और फर्श पर जाने के लिए मुड़ती है, पर तभी किसी ने उसकी साड़ी का आंचल पकड़ लिया। अरुणिमा हैरानी से पीछे पलट कर देखती है तो यह आस्तिक था, जो उसकी साड़ी के आंचल को खींच रहा था। आस्तिक ने नींद की आवाज में ही कहा, मत जाओ, कहीं मत जाओ। अरुणिमा धीरे से आस्तिक के पास आती है और अपनी साड़ी उसके हाथ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने पर खींच लिया। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक जाती है, पर आस्तिक नींद में ही अरुणिमा को अपने सीने में समेटे हुए कहता है, मेरे पास रहो और हमेशा मेरे पास ही रहना। पूरे 1 हफ्ते बाद अरुणिमा आस्तिक के स्पर्श को महसूस कर पा रही थी, लेकिन आस्तिक के इस स्पर्श में न तो कठोरता थी और न ही कहीं से भी क्रूरता नजर आ रही थी। ये स्पर्श कुछ ऐसा था कि जो अरुणिमा को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहती है, क्या ये सपना है या सच? क्या आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही नरमी से पेश आएंगे? क्या आप मुझे कोई तकलीफ नहीं देंगे? क्या हमारा जीवन भी एक सामान्य जोड़ी की तरह है? क्या हम बाकी पति पत्नी की तरह नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं? अरुणिमा अपने ही सवालों में उलझी हुई थी और जवाब उसके पास नहीं था। उनके रिश्ते में इतना खालीपन था कि उन्हें अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को वह कैसे समझे। पृथ्वी इस समय आस्तिक के बताए किसी बिजनेस पार्टनर के फार्म हाउस में था। यहाँ के केयरटेकर ने पृथ्वी के आने से पहले ही सारा अरेंजमेंट कर दिया था। पृथ्वी गेस्ट रूम में था, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। जब से वह जाह्नवी को छोड़कर आया था तब से ही वह बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मन में कुछ भारी सा पड़ा हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा ऊपर करके अपने मन को शांत करने लगा, लेकिन आंखें बंद होने के साथ ही उसके सामने जाह्नवी का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ जाता है, जिसे याद करके पृथ्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह घबराकर इधर उधर देखते हुए कहता है, ये मैं बार बार जाह्नवी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वैसे भी वह लड़की इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी ना थी। मेरी बस एक पेशेंट ही तो थी और अब वह भी अपने मंजिल पर पहुंच गई है और मुझे भी वापस जाना है। मुझे हॉस्पिटल का 2 दिन का काम है, बस वह एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और फिर मैं कभी पलटकर जाह्नवी की तरफ नहीं देखूंगा। वैसे उसने भी तो पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा था। ये ख्याल मन में आते ही पृथ्वी खुद को डांटते हुए कहता है, फिर जाह्नवी, अभी अभी तो कहा कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो फिर क्यों उसके बारे में ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं? पता नहीं ये लड़की मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि मैंने उसकी मान? क्या बकवास सोच रहा हूँ मैं? वह बस एक एक्सीडेंट था। जाह्नवी भी इस चीज को वैल्यू नहीं करती है। पता नहीं मुझे भी उस वक्त क्या हो गया था। एक छोटे से हादसे से मैं खुद को इतना कैसे जोड़ सकता हूँ? नहीं, जाह्नवी मुझे इस तरीके से इफेक्ट नहीं कर सकती है। और उसकी मांग भरना ये कुछ भी नहीं था। यह शादी थोड़ी ना थी। शादी ऐसे थोड़ी ना होती है। और फिर मैं जाह्नवी से शादी कैसे कर सकता हूँ, या मैं किसी से भी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अरुणिमा। तभी पृथ्वी का पूरा चेहरा ब्लैक हो जाता है। इतने दिनों में उसे एक भी बार अरुणिमा का ख्याल नहीं आया, न ही उसकी कोई बात याद आई। पृथ्वी अफसोस के साथ कहता है, कैसे कह सकता हूँ कि मैं अरुणिमा को पसंद करता हूँ, जबकि उसकी इतनी बुरी हालत मेरे सामने ही है। भाई अरुणिमा के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसके बाद क्या मुझे ये कहने का हक है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? शायद नहीं। और वैसे भी अरुणिमा मेरी भाभी है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। उसके बाद पृथ्वी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने माथे से लगाता है और अपने चेहरे को झुकाते हुए कहता, आई एम सॉरी अरुणिमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे दोस्ती की, लेकिन मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। कम से कम मैं अपनी दोस्ती का रिश्ता निभा पाता, पर मैंने वह रिश्ता भी नहीं निभाया है। मुझे माफ कर दो, भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तभी पृथ्वी के अंतरात्मा की आवाज उसके सामने आती है, तूने कहा तूने अरुणिमा के साथ गलत किया है, तो तूने जाह्नवी के साथ कौन सा सही किया है? ना तो तू अरुणिमा से अपनी दोस्ती का रिश्ता निभा पाया है और न ही जाह्नवी के साथ अपनी शादी का रिश्ता निभा रहा है। पृथ्वी चौंक जाता है और अपनी ही आवाज से लड़ते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाह्नवी और मेरी शादी नहीं हुई है। मैं उस शादी को नहीं मानता हूँ। अंतरात्मा हंसते हुए कहती है, अबे जा, तू नहीं मानता है? तू कौन होता है न मानने वाला? तेरे नहीं मानने से दिन रात तो नहीं हो जाती है ना?
तेरे नहीं मानने से दुनिया बदल तो नहीं जाती है ना। जब दुनिया नहीं बदल जाती तो दुनिया के नियम कैसे बदल जाएंगे। पर दुनिया का नियम यही है कि एक बार किसी लड़की की मांग में सिंदूर डाल दिया जाता है तो उस लड़की से तुम्हारी शादी हो जाती है। पृथ्वी गुस्से में खड़ा होता है और कमरे के सामान को इधर से उधर फेंकते हुए कहता, चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना है ये सब, चुप हो जाओ। यहाँ पृथ्वी अपने दर्द में हताश हो रहा था तो वही आस्तिक आज सुकून की नींद सो रहा था। आज वह बुरा सपना उसे नहीं आया था। आज उसे अपने पास बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास हो रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ जब आस्तिक की नींद खुलती है और वह अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलता है तो अपने सीने पर अरुणिमा को देखकर वह एक पल के लिए हैरान हो जाता है। अरुणिमा किसी छोटी गुड़िया की तरह उसके सीने पर चिपक कर सो रही थी, लेकिन आज आस्तिक को अरुणिमा का अपने ऊपर सोता देखकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह बस शांत भाव से अरुणिमा को देखे जा रहा था। तभी अचानक से अरुणिमा की नींद कच्ची हो जाती है और वह अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है, लेकिन अपनी आंखें खोलने के साथ जैसे ही उसकी नज़र आस्तिक पर पड़ती है, वह डर से उठकर बैठ जाती है और अपनी साड़ी संभालते हुए कहती है, माफ़ कर दीजिए राजा साहब, मैं जानबूझकर नहीं आई थी। वह कल रात आप नींद में कुछ कह रहे थे, मैं आपको संभालने के लिए आई थी तो आपने मुझे पकड़ लिया। मैं जानबूझकर आपके पास नहीं आई थी, मैं सच कह रही हूँ। आस्तिक देख पा रहा था अरुणिमा ये सब कितने डरते हुए कह रही थी, लेकिन आस्तिक की नज़र अरुणिमा के चेहरे पर ही थी। अरुणिमा को लगा आस्तिक इस हरकत के लिए उसे सजा देगा, उसे पिटेगा, इसीलिए वह जल्दी जल्दी अपनी सफाई देते हुए कह रही थी, राजा साहब मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं जानबूझकर आपके पास नहीं आई थी, आपने ही मुझे जबरदस्ती खींचा था और फिर आप ही ने मुझे जबरदस्ती अपनी बाहों में लिया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कॉफ़ी, आस्तिक ने बहुत ही नर्म लहजे के साथ यह कहा तो अरुणिमा हैरानी से उसे देखते रह गई। आस्तिक ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तुम अच्छी कॉफ़ी बनाती हो। अरुणिमा जल्दी से कहती है, जी मैं अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद अरुणिमा अपनी साड़ी सही करती है और कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही आस्तिक के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने शायद ही कभी अपने चेहरे पर लाई होगी। तभी उसका फ़ोन बजता है। वह देखता है उसके खास आदमी का फ़ोन है, जो इस समय प्रताप के ऊपर नज़र रखे हुए है। प्रताप अभी भी आस्तिक के चंगुल में ही है। इस मैसेज को देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर रेडी होने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आज उसे एक जरूरी काम निपटाना है। अरुणिमा जब कमरे में आए आस्तिक तब तक जा चुका था। अरुणिमा हैरानी से पूरा कमरा देखती रह जाती है। अभी तो आस्तिक ने उससे काफ़ी मांगी थी, इतनी जल्दी कहाँ चला गया। दूसरी तरफ पृथ्वी का सारा काम खत्म हो गया था। यहाँ उसके हॉस्पिटल का जो सेमिनार होना था, पृथ्वी ने उसे भी अटेंड कर लिया था और अब उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता था। सेमिनार से उसने सीधे सिंघल जाने का फैसला किया, इसलिए वह होटल से निकलकर एक प्राइवेट कैब की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि सड़क की दूसरी तरफ उसने जानवी को देखा है। पृथ्वी हैरानी से उस तरफ देखने लगता है, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं था, पर उसे ऐसा लगा जैसे कि वह जानवी ही थी। पृथ्वी पूरी सड़क पर नज़र दौड़ा रहा था, लेकिन उसे जानवी दोबारा नज़र नहीं आई। पृथ्वी उस तरफ गया भी और उसने वहां ढूंढने की भी कोशिश की, पर जानवी वहां नहीं थी। जब जानवी उसे नहीं मिली तो पृथ्वी ने बेचैन होते हुए कहा, कहाँ चली गई है। लेकिन अपनी इस हरकत पर पृथ्वी ने खुद को ही डांट लगाते हुए कहा, क्या कर रहा है पृथ्वी, चली गई तो जाने दे। तू क्यों उसे ढूंढ रहा है? ये लड़की मुझे इतना इफेक्ट क्यों कर रही है? पृथ्वी कस के अपने बालों को नोचता हुआ वापस अपनी गाड़ी की तरफ आता है और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। 2 मिनट बाद ही गाड़ी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एक बिल्डिंग के पीछे छुपी हुई जानवी बाहर निकलती है। दरअसल जानवी ने भी पृथ्वी को देख लिया था, इसीलिए वह पृथ्वी की नज़र में आने से पहले ही छुप गई थी। उदास मन से पृथ्वी की जाती हुई गाड़ी को देखते हुए कहा, आपने बहुत किया है मेरे लिए पृथ्वी जी। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, वरना कौन ऐसी लड़की को सहारा देता है, उसकी इतनी मदद करता है, उसकी माँ के इलाज के लिए पूरा खर्चा माफ़ करवा देता है। आप बहुत अच्छे हैं पृथ्वी जी, और शायद आपकी यही अच्छाई मुझे पसंद आ गई, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है जो वह मुझे आपसे जोड़ सके। लेकिन एक ख्वाब सा ही सही, आपका एक नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। ये कहते हुए जानवी अपने मांग में हाथ फेरती है, जिसमें अभी भी पृथ्वी के नाम का सिंदूर उसने लगाया हुआ था। हाँ, वह इसे बालों से छुपा कर रखती है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब उसने अपनी मांग में सिंदूर न लगाए हो।
जानवी की आंखों से आंसू आ गए थे। उसने पृथ्वी को याद करते हुए कहा, मैं ऊपर वाले से यही मांगूंगी कि आपकी जो भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए, और मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि आपका एक एहसास हमेशा मेरे साथ रहेगा। जानवी अपने ख्यालों में पृथ्वी के साथ उसके एहसासों को जी रही थी कि तभी कोई जानवी के पास आता है और उसकी बाजू को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, ए जानवी, तू यहाँ क्यों छुपी हुई है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। जानवी ने उस आदमी को देखा और गुस्से में उससे अपने बाजू को छुड़ाते हुए कहा, तेरे से कितनी बार कहा है गगन की इस तरीके से सड़क पर मेरा हाथ मत पकड़ा कर। यहाँ काम से आया है ना, तो जा काम कर। गगन एक बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी दिखाई पड़ रहा था, जिसकी मूंछें भी थी लेकिन चेहरे पर शराफत बिल्कुल भी नहीं थी। उसने जीन्स के ऊपर कुर्ता पहना हुआ था और गले में एक गोल्ड की चेन थी। वह जानवी को देखकर कहता है, तुझे किसी ने सिखाया नहीं है क्या कि अपने मंगेतर से कैसे बात करनी चाहिए? जानवी ने घूरते हुए गगन को देखकर कहा, हाँ बिल्कुल सिखाया है कि किसी इंसान से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात रही मंगेतर की, तो तू मेरा मंगेतर नहीं है। तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ और फिर समझा रही हूँ। गगन ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे नहीं हूँ? तेरे बाबा ने और मेरे बाबा ने हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। जानवी ने अपनी घूरती हुई निगाहों से गगन को देखकर कहा, हाँ, और अब वह दोनों मर चुके हैं और हमारा बचपन भी खत्म हो गया है। अब तो बड़ा हो जा, तुझे इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मुझे काम के लिए कभी कभी शहर से बाहर जाना होता है और मेरे पीछे माँ की हिफाजत के लिए कोई होना चाहिए। इसलिए अपने दिमाग से ना यह शादी का फितूर उतार दे, क्योंकि मेरी शादी तो वही होनी है जहाँ पर महादेव की मर्जी होगी। फिर जानवी पृथ्वी को अपने मन में याद करते हुए कहती है, और मेरे महादेव की मर्जी है कि मैं हमेशा के लिए पृथ्वी जी की बनाकर रहूं। भले ही यह एक झूठी दुनिया है लेकिन उनका नाम मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वही पृथ्वी धीरे धीरे दिल्ली छोड़ रहा था लेकिन उसका मन बहुत घबरा रहा था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था उसका कुछ पीछे छूटता जा रहा है। वह अपने दर्द को महसूस कर सकता था लेकिन उसे समझ नहीं पा रहा था। द रॉयल फैशन हाउस। प्रणाली और सक्षम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। सक्षम के चेहरे पर मुस्कान थी पर प्रणाली के चेहरे पर गुस्सा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्राइंग को बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर सक्षम, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए? सक्षम ने शरारती मुस्कान अपने चेहरे पर रखते हुए कहा, प्रणाली जी, आप क्यों नाराज हो रही है? मैंने कहा ना, मुझे बहुत यूनिक डिज़ाइन चाहिए, ऐसा डिज़ाइन जो कभी किसी ने ना बनाया हो। जैसे कि मुझे ग्रीन फ्लावर का ड्रेस चाहिए। प्रणाली गुस्से में अपने टेबल पर हाथ मारते हुए सक्षम को देखती है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, मिस्टर सक्षम, तलवार ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, फूल नहीं होते हैं। लेकिन सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, एक डिजाइनर इमेजिनरी वर्ल्ड को रंगों की जरूरत कब से पड़ गई? आपने तो अच्छे से अच्छे डिजाइन बनाए हैं, मोर को शुतुरमुर्ग बना दिया है, तो क्या आप ग्रीन कलर के फूल नहीं बन सकती हैं? प्रणाली कुछ कहने ही वाली थी कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और कीर्ति अंदर आते हुए कहती है, दी मैं आपके लिए खाना। लेकिन प्रणाली और सक्षम को आमने सामने देखकर वह कहती है, अच्छा आप मीटिंग में हैं, तो मैं बाद में आती हूँ। लेकिन प्रणाली कीर्ति को रोकते हुए कहती है, रुक जा, तू यहाँ क्या कर रही है? कीर्ति रुक जाती है और प्रणाली को देखते हुए कहती है, वह आज आप सुबह नाश्ता करके नहीं आई थी ना? तो अमृता ताई ने कहा है कि आपका खाना ऑफिस में ही भिजवा देने के लिए, क्योंकि एक बार आप काम में लग जाती है तो फिर खाने पीने पर ध्यान कहाँ जाता है आपका? आखिर है तो आप भी भाई की परछाई ही। सक्षम अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कोट को सही करता हुआ कहता है, काम तो होता ही रहेगा प्रणाली जी, पहले आप खाना खा लीजिए। कहते हुए सक्षम केबिन से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है कि कीर्ति सक्षम को रोकते हुए कहती है, सक्षम जी, आप भी हमारे साथ ही लंच कर लीजिए। सक्षम एक नज़र कीर्ति को देखता है और फिर प्रणाली को देखते हुए कहता है, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ बैठकर आप लोगों के साथ लंच किया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रणाली जी के गले के नीचे से खाना नहीं उतरेगा। लेकिन प्रणाली ने सख्ती से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारी बातें अपनी जगह है, पर मैं ये बात नहीं भूल सकती कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। बिजनेस के कुछ प्रोटोकॉल तो मुझे भी पता है। आए बैठिए, साथ में लंच करते हैं। सक्षम अपने शरारती नेचर को मौजूद रखते हुए कहता है, सोच लीजिएगा प्रणाली जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए खाना कम पड़ जाए। इस पर कीर्ति चाहते हुए कहती है, नहीं सक्षम जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राजमहल से बहुत सारा खाना आता है, इतना कि पूरा स्टाफ खा ले। खाना कम नहीं पड़ेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सक्षम,
कीर्ति और प्रणाली के बीच में बैठ जाता है और कीर्ति पहले सक्षम को खाना सर्व करती है और फिर प्रणाली को खाना सर्व किया। लास्ट में कीर्ति ने अपनी प्लेट लगाई। अपनी प्लेट उठाने के बाद प्रणाली ने गुस्से में कीर्ति से कहा, कीर्ति तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे खाने की प्लेट में मीठा पहले मत डाला कर, मुझे मीठा खाने के बाद अच्छा लगता है। कीर्ति कहती है, सॉरी दीदी, मैं भूल गई कि आपको मीठा बाद में पसंद है। वह क्या है ना, मुझे मीठा खाने के साथ साथ ही खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने आपकी प्लेट में भी रख दिया है, मैं हटा देती हूँ। सक्षम जी लाइए, मैं आपकी प्लेट से भी मीठा पहले हटा देती, लेकिन सक्षम अपनी प्लेट पीछे करते हुए कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, दरअसल मुझे भी खाने के साथ साथ ही मीठा पसंद है। सक्षम और कीर्ति एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। दोनों की पसंद एक जैसी थी और प्रणाली उन दोनों के बीच सर पीटते हुए कहती है, कहाँ इन नमूनों के बीच फंस गई मैं। वहीं पर आस्तिक जंगल वाले खंडहर में अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसने प्रताप को बंद करके रखा था। पिछले एक हफ्ते से प्रताप को खाने के लिए सड़ा हुआ खाना ही दिया जा रहा था। हालांकि उसने इसे खाने से मना कर दिया था, लेकिन आस्तिक के आदमी प्रताप के मुंह में जबरदस्ती उस खाने को ठूंस देते थे। प्रताप के पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगी थी, यहाँ तक कि सड़ा खाना खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया था और उसे लूज मोशन भी हो गए थे। उसे पीने के लिए सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितने की उसे जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। इसके अलावा प्रताप को पानी की शक्ल तक नहीं दिखाई जाती थी। लूज मोशन होने की वजह से प्रताप का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं था और उसने पोटी वहीं पर बंधे हुए ही कर दी थी। वह बहुत ज्यादा गंदगी में इस समय मौजूद था। पोटी से इतनी गंदी दुर्गंध आ रही थी, जहां पर आस्तिक के आदमियों को खुद नाक पर कपड़ा बांधकर आना पड़ता था और हफ्ते भर पुरानी गंदगी में तो कीड़े भी होने लगे थे। प्रताप अपने लिए रहम की भीख मांग रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए आस्तिक के आदमियों को देखते हुए कहा, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो, मैं रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो। तभी अंधेरे में से आस्तिक की दमदार आवाज प्रताप को सुनाई देती है, तुम्हें पानी जरूर दिया जाएगा और दवा भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। प्रताप ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम जो भी पूछोगे मैं सब बताऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं पानी के लिए मर रहा हूँ। सीमा कौन है? अंधेरे से आए इस आवाज से प्रताप हैरान रह जाता है, लेकिन उसने कहा, मैं किसी सीमा को नहीं जानता हूँ। आस्तिक ने गुस्से में कहा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत को, इतने के बाद भी तुम टूटने को तैयार नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हें तोड़ना अच्छी तरह से आता है। चाहता तो पहले दिन से तुम्हारे मुंह से सच उगलवा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें एक मौका दिया, पर शायद तुम उस मौके के लायक ही नहीं हो। तुम्हें पानी चाहिए ना? क्या होगा अगर मैंने तुम्हें कभी पानी के बदले तेजाब पिला दिया तो? बाहर से इंसानों की चमड़ी गलते हुए तो इंसानों ने कई बार देखा होगा, लेकिन अंदर से इंसानों की हड्डियां गलती हुई कैसा लगता है यह महसूस करना चाहोगे? आस्तिक के इस डरावने लहजे से प्रताप बुरी तरह से कांप गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, बस पहले मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। और मुझे ये भी बताओ कि तुम किस सीमा के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत सी सीमा को जानता हूँ। सीमा इतना कोई खास नाम तो है नहीं कि मुझे याद रखना पड़ेगा, न जाने कितनी सीमा से मेरा सामना हुआ है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसके बारे में जानना है? आस्तिक ने गुस्से में कहा, वही सीमा जिसके बलात्कारी को तुमने सजा नहीं होने दी, वही सीमा जो तुम्हारे पास मदद की उम्मीद लेकर आई थी, वही सीमा जिसको तुमने एक रात के लिए अपने पास बुलाने का ऑफर दिया था, वही सीमा जिसका रेप केस तुमने 3 दिन के अंदर बंद करवा दिया था। मुझे सब कुछ जानना है कि तुम सीमा को कैसे जानते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुमने उस केस को 3 दिन में ही क्यों बंद करवा दिया था? कानून की मदद करने की जगह तुमने उन बलात्कारी की मदद की। मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें तेजाब के ड्रम में डुबो दूंगा। प्रताप बुरी तरह से कांप जाता है और कहता है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे कुछ मत मारना, मैं सब बताता हूँ। हाँ, मैं सीमा को जानता हूँ और बहुत पहले से जानता हूँ, दरअसल मैं उसे कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। कॉलेज की फर्स्ट ईयर में देखा था उसे, सुंदर सी, मासूम सी, चंचल सी, अपने में रहने वाली और खुलकर अपनी जिंदगी जीने वाली लड़की थी सीमा, और उसका यही अंदाज मुझे पसंद आ गया था। मैं सीमा को पसंद करने लगा था, इसलिए वैलेंटाइन डे पर मैंने सीमा को प्रपोज किया। लेकिन उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। उसने भरे कॉलेज के सामने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। वह तमाचा उसने मेरे गाल पर नहीं, बल्कि मेरी इज्जत पर मारा था। पूरे कॉलेज के सामने मेरी बदनामी हो गई। सब मुझ पर हंसने लगे, लेकिन मुझे सीमा पर बहुत गुस्सा आया। मन किया कि उसका गला दबा दूं,
तब मुझे पता चला कि वह मुझे इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। वह किसी और को पसंद करती थी। सीमा ने किसी और के लिए मुझे ठुकरा दिया, ये सोचकर ही मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मैंने सोच लिया था सीमा से इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। एक दिन मैंने सीमा का पीछा किया जब वह कॉलेज से घर जा रही थी और एक सुनसान रास्ते पर मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि अगर मैं उसके साथ कुछ कर दूंगा तो फिर वह मेरी हो जाएगी और मैं सारी जिंदगी उसे अपनी कैद में रखूंगा, लेकिन वह ज्यादा चालाक निकली। उसने मेरे पैरों के बीच में लात मार कर मुझे वहीं पर घायल कर दिया और पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा दी। एक दिन जब वो कॉलेज के घर वापस जा रही थी तो मौके का फायदा उठाकर मैंने उसका पीछा किया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर वह चालाक निकली। उसने मुझे घायल कर दिया और पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी। मेरे पिता का उस समय अच्छा खासा नाम था, समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। अपने नाम और इज्जत को बचाने के लिए मेरे पिताजी ने भी कानून का ही सहारा लिया और मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए कहा। उस सीमा की वजह से मुझे पूरा 1 हफ्ता जेल में रहना पड़ा था। इतना कहने के बाद प्रताप जोर जोर से हांफने लगा। उसने आस्तिक से कहा, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। पर आस्तिक ने भी कहा, तुम मुझे पूरी तरह कहानी बताओ, मैं तुम्हें पानी जरूर दूंगा। मैं 1 हफ्ते तक जेल में सड़ता रहा, लेकिन मेरा परिवार भी कोई आम परिवार नहीं था। वह भी एक प्रतिष्ठित और शहर का नामी परिवार था। उन्होंने अपने कुछ सोर्स बनाए हुए थे और उनकी मदद से ही मैं जेल से बाहर आया। मैं घर पर वापस आ गया था, लेकिन घर वालों की नज़रों में अब मैं वैसा इंसान नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। अब वह लोग मुझसे नफरत करने लगे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने उनका नाम खराब करने के घर से भी निकाल दिया था। इन्हीं सब वजह से सीमा के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वह और बढ़ती गई और जितना मुझे अपमानित होना पड़ता उतना ही मेरी नफरत और बढ़ जाती। मेरे पिताजी ने मुझे दूसरे शहर में भेज दिया। मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की थी, लेकिन इस वजह से मेरे दिल में सीमा के लिए नफरत कम नहीं हुई। मैं हमेशा से सोचता था कि सीमा के साथ कुछ ऐसा करूंगा जो मेरी नफरत की आग को एकदम से ठंडा कर दे। मैंने दूसरे शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहां पर एक लॉयर बन गया, पर मैंने उस समय सिर्फ अच्छे केस ही लिए ताकि मेरे ऊपर जो बदनामी का धब्बा है वह मेरे माथे से हट जाए। एक रिस्पेक्ट लॉयर बनकर जब मैं अपने शहर वापस आया तो धीरे धीरे मेरी वो प्रतिष्ठा मुझे वापस मिलने लगी थी जो उस सीमा की वजह से खराब हो गई थी। मेरे पिताजी और परिवार ने भी मुझे अपना लिया था। वहीं पर मेरे पिताजी की पार्टी में शामिल हुए कुछ लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई। वह भी मेरी ही तरह इंसान की शक्ल में भेड़िए थे। लड़कियां, शराब, मौज मस्ती, यह सब शौक वो भी करते हैं, पर दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करते थे। एक रात हम पांचों एक बार में बैठे मस्ती करने के लिए। वहां पर आंखों के सामने सीमा को देखकर मुझे तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जो कॉलेज में बिंदास होकर घूमा करती थी। आज उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है कि उसे बार में नाचना पड़ रहा है। मैं देख पा रहा था वह कैसे अपने बदन को हिला हिला कर नाच रही थी, लेकिन उसे देखकर मेरे दिल में पहले वाला एहसास नहीं जागा, बल्कि वह नफरत फिर से सामने आ गई जो मैंने बहुत मुश्किल से अंदर छुपा के रखी हुई थी। मैंने सीमा के बारे में फिर से पता करना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि सीमा की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे हैं। कॉलेज के दिनों में जब मैंने सीमा को जाना था तब तो मुझे इतना ही पता था कि उसकी फैमिली भी अच्छी खासी पैसे वाले घर से है, तो उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। मैंने इसके बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं की क्योंकि मेरे सामने सीमा जो थी वह पैसों के लिए मोहताज थी। फिर मैंने और ज़्यादा जानकारी हासिल की, तब पता चला उसकी शादी भी किसी अच्छे इंसान से ही हुई थी, पर उसका पति कहाँ है मुझे ये जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मुझे उसके बच्चों की डिटेल्स के बारे में पता करना था। मुझे सिर्फ सीमा से मतलब था। मुझे उसकी हालत पर तरस नहीं बल्कि खुशी हो रही थी। एक समय में जब उसके पास सब कुछ था तो वह बहुत अकड़ कर चला करती थी, उसकी वही अकड़ तो मुझे तोड़नी थी। मैंने अपने साथियों से कहा और उन्होंने सीमा का रेप कर दिया। इस आखिरी शब्द के साथ आस्तिक के सब्र का बांध और सुनने की शक्ति का बांध दोनों टूट गया। वह अपनी जगह से उठता है और प्रताप के ऊपर एक डंडे से वार करने लगता है। वह गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तेरी वजह से तारानकन तारानकन तारानकन, तेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरी वजह उसके बच्चे सड़क पर आ गए, तेरी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। प्रताप तो वैसे ही अधमरी हालत में था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मरी हुई आवाज में कुछ कहते हुए कहा, उसने आत्महत्या नहीं। पर इसके आगे के शब्द ना तो वह बोल सका और ना ही किसी ने ये शब्द सुने,
क्योंकि अब तक वह मर चुका था, पर आस्तिक गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अभी भी प्रताप के मरे हुए उस शरीर पर डंडों की बारिश किए जा रहा था। कुछ समय बाद जब आस्तिक ने शांत होकर उस मरे हुए शरीर को देखा, तो अपने मन में उफन रहे उस गुस्से के सैलाब को शांत करने की कोशिश करता है। वह अपने आदमियों से कहता है, उठाकर फेंक दो उसे जंगल में। आस्तिक वापस उस खंडहर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है। वह कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसने अपनी लाल आंखों से अपने बीते कल को याद करते हुए कहा, मेरा एक शिकार आज मौत के घाट उतार गया, अब अगली बारी तुम्हारी है शारदा मेहरा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी मौत नहीं दूंगा जो तुम्हारे शरीर को एकदम से मार दे, बल्कि मैं तुम्हें वैसी मौत दूंगा जैसी मेरी माँ ने बर्दाश्त की है। तुम लोगों की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उन्होंने खुदकुशी को ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझा। आस्तिक का मन अभी भी बेचैन था, उसे करार नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने गाड़ी घुमा के सीधे महल की तरफ का रुख किया। आस्तिक महल पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाता है और अरुणिमा को ढूंढने लगता है। अरुणिमा उसे नहीं मिल रही थी, उसका मन और बेचैन हो गया था। वह इस वक्त अरुणिमा को अपनी आंखों के सामने चाहता था। वह वापस नीचे हॉल में आता है तो देखता है अरुणिमा अमृताताई के साथ गार्डन से अंदर की तरफ आ रही है। आस्तिक उनके पास आता है और कहता है, आप लोग कहाँ गए थे? मैं ढूंढ रहा था। अमृताताई कहती है, तुम हमें क्यों ढूंढ रहे थे? हम तो गार्डन में बैठे हुए थे, अब क्या हम गार्डन में भी नहीं बैठ सकते हैं क्या? आस्तिक ने अरुणिमा को देखा और फिर अमृताताई को देखते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस घर में नजर नहीं आए ना इसलिए पूछ रहा था। उसके बाद आस्तिक अरुणिमा को देखकर कहता है, कमरे में आओ कुछ बात करनी है। आस्तिक वहां से सीधे कमरे में चला जाता है, लेकिन अरुणिमा घबरा जाती है। कहीं सुबह वाले व्यवहार की वजह से आस्तिक अब उस पर गुस्सा तो नहीं करेगा। अरुणिमा को डरता हुआ देख अमृताताई उससे पूछती है, आस्तिक अभी भी तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आता है क्या? अरुणिमा ने घबराए आवाज में कहा, अभी तक तो नहीं किया है, 1 हफ्ता हो गया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। अमृताताई ने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, अब वो कुछ भी नहीं करेगा। जाओ आराम से उसके पास जाओ और देखो वह क्या कह रहा है। अरुणिमा हाँ में सर हिलाती है, लेकिन उसके मन की घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे में जाती है। कमरे में दाखिल होते ही वह इधर उधर नजरें दौड़ाकर आस्तिक को देखना चाहती है, लेकिन आस्तिक उसे कहीं नजर ही नहीं आता है। तभी आस्तिक अचानक अरुणिमा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अरुणिमा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन आस्तिक अरुणिमा के गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, बहुत टाइम लगा दिया आने में, तुम्हें पता है कब से बेचैन हो रहा हूँ। आस्तिक के इस तरीके के व्यवहार से अरुणिमा एकदम से कांप जाती है। उसे लगा आस्तिक उसे सजा देने के लिए बुला रहा है, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ चेंज है। आस्तिक अरुणिमा को एक झटके से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बैग की तरफ जाने लगता है। अरुणिमा हैरान नजरों से आस्तिक को देखने लगती है, लेकिन आस्तिक की नजरों में इस समय सिर्फ मदहोशी थी और उसके अंदर चल रही बेचैनी को उसे शांत करना था। वहीं दूसरी तरफ पर शारदा जी अपने घर पर अपने कमरे में बैठी हुई थी। 2 दिन से ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए वह आज हॉस्पिटल भी गई थी। डॉक्टर ने उन्हें मेंटली स्ट्रेस न लेने के लिए कहा था, पर अपने जीवन में हो रहे इस उतार चढ़ाव को देखकर शारदा जी कैसे मेंटली स्ट्रेस न ले। एक तो उनकी पहले ही इतनी बुरी हालत हो रखी है, ऊपर से अब प्रताप का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ना तो उससे बात हो पा रही है और ना ही उसका नंबर मिल रहा है। शारदा जी अपनी अलमारी के पास जाती है और उसे खोलते हुए लॉकर में से एक पुरानी फोटो निकालती है। ये किसी आदमी की फोटो थी। वह उस तस्वीर को लेकर बेड पर बैठ जाती है और उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है। तुम मुझे छुप छुप कर कैसे देख रहे थे। तुम्हारा वह प्यार से देखना मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं तुम्हें रोज याद करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी यहाँ पर क्या हो गई है तुम नहीं जानते हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम यहाँ होते तो शायद हमें ये दिन न देखना पड़ता। तुमने ऐसा क्यों किया अभय, क्यों किया? क्यों हमें छोड़कर चले गए? ये कहते हुए शारदा जी उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वह अपने दुख को याद कर ही रही थी कि तभी उनका फ़ोन बजता है। शारदा जी अपने आंसू पोंछती है और अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो वह एक अननोन नंबर था। शारदा जी ने उस फ़ोन को रिसीव करते हुए कान पर लगाते हुए कहा, हाँ जी, कौन बोल रहा है? सामने से एक भारी और मर्दाना आवाज़ आती है जो कहता है, मुझे पता है कि अभय को किसने मारा है।
शारदा जी हैरान हो जाती है। वह कुछ समझ पाती या कुछ पूछ पाती इससे पहले ही कॉल कट जाती है। शारदा जी फोन पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, हेलो हेलो, तुम कौन हो? तुम अभय को कैसे जानते हो? मुझे बताओ उसे किसने मारा? शारदा जी पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उन्होंने कई बार उस नंबर पर फोन भी किया, लेकिन वह नंबर बंद आ रहा था। जहां पर उन्हें मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना था तो वहीं पर अब वह गुस्से में पागल हुए जा रही थी। उन्होंने गुस्से में अपने बाल नोचते हुए कहा, कौन है वह तारांकन 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 जिसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया? अगर वह मुझे एक बार मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक अपनी मां के कमरे में बैठा हुआ था। वह आराम से अपनी मां की तस्वीर को देखते हुए एक शैतानी हंसी हंसता है और कहता है, मैंने तो एक छोटी सी चिंगारी फेंकी थी, पता नहीं था इतनी ज्यादा भड़क जाएगी। ये कहते हुए आस्तिक जोरों से हंसने लगता है। रात के समय आस्तिक वापस अपने कमरे में आता है। अरुणिमा बेड पर अभी भी किसी छोटी सी गुड़िया की तरह सिकुड़कर सोई हुई थी। आस्तिक उसे चद्दर से ढक कर गया था। वह वापस अरुणिमा के पास आता है और उसके बगल में लेटे हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अरुणिमा आस्तिक की गर्माहट में फिर से सिकुड़कर सोने लगती है। काफी देर तक अरुणिमा को देखने के बाद आस्तिक उसके बालों को सहला रहा था और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में क्या चल रहा था और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे पहचान पाना मुश्किल था कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वह अरुणिमा के साथ ठीक से ही पेश आ रहा था। अगले दिन सुबह अरुणिमा की जब नींद खुलती है तो वह खुद को आस्तिक की बाहों में पाती है। अरुणिमा हैरान रह जाती है। कल रात आस्तिक उसे खुद अपने साथ बिस्तर पर लेकर आया था और अपनी बाहों में लेकर सोया था। अरुणिमा के लिए ये बिल्कुल नया सा था, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि आस्तिक से विरोध का मतलब अपने लिए सजा पाना होता है। लेकिन आस्तिक सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था, एक मासूम बच्चे की तरह। हाँ, वह उठने के बाद एक शैतान बच्चा जरूर बन जाता था, लेकिन सोते हुए उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी। अरुणिमा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आस्तिक को छूना चाहा, लेकिन फिर सजा के डर से वापस अपने हाथ पीछे खींच लिए। अरुणिमा धीरे से आस्तिक की बाहों से निकलती है और बेड से खड़ी हो जाती है। वह जमीन पर पड़े हुए अपने कपड़े उठाती है और उसे लेकर बाथरूम चली जाती है। फ्रेश होकर अरुणिमा जब बाहर आई तो उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अपना श्रृंगार करने के बाद अरुणिमा एक नज़र आस्तिक को देखती है और अपने रोज के काम के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। जब वह नीचे हाल में जा रही थी तो उसने देखा कुछ सेवक अपने हाथों में फूल और पूजा का सामान लेकर खड़े हैं। क्या आज किसी तरीके की पूजा है? लेकिन अरुणिमा को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और न ही किसी ने उसे बताया है। ज्यादा ध्यान न देते हुए अरुणिमा रसोई की तरफ चली जाती है ताकि आस्तिक के लिए सुबह की कॉफी बना सके, पर जैसे ही किचन में कदम रखती है, नौकरानियां आपस में बात कर रही थी। मैं सर से अपने बेटे के एडमिशन के लिए बात करूंगी। दूसरी कहती है, हाँ, और मैं उनसे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहूंगी। तीसरी वाली ने कहा, मैं कहूंगी कि मेरे पति के सर पर बहुत कर्जा है, हमारा कर्ज माफ करवा दे। आज के दिन राजा साहब से जो मांगो वह जरूर देते हैं। अरुणिमा ये सब सुनकर हैरान हो गई। हाँ, तो कहानी ख़त्म हो गई है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। आप लोगों ने टारगेट पूरा किया तो मैंने कहानी पोस्ट कर दी है। डीमन की कहानी भी आप लोगों को इतनी ही अच्छी लगेगी, आप एक बार उसे ज़रूर सुनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दूसरे चैनल पर है, नया चैनल है। थोड़ा वहाँ पे अभी सोर्स कम है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो चैनल भी अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ उस चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और डीमन को भी सुनिए, क्योंकि डीमन और बीस्ट ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिसके लिए ऐसा होता है ना कि अगर आप कितना बुरा सोच सकते हैं, ये उससे भी बुरे निकलते हैं। जितना आप बुरा सोचेंगे ये उससे भी 4 कदम आगे निकलेंगे, इसीलिए इनकी बुराइयों का एंड ही नहीं होता है। इसीलिए कह रही हूँ, आप लोग एक बार जाके डीमन को ज़रूर सुनिएगा। जैसे आपने बीस्ट को पसंद किया, जैसे आपने मॉन्स्टर को पसंद किए, वैसे भी आप लोग डीमन को ज़रूर पसंद करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड।